We're going to talk about the last discussion in the chapter that will be about the brief revision of the entire chapter. I have selected around 15 questions जो कि इंशाल्लाह आपको हर एक टॉपिक जो भी आपने रेडॉक्स में पढ़ा हुआ है उसका एक ब्रीफ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उनमें से ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर सच दैट which have been already asked in the previous year examinations, right? Let me talk about the first question, and that's on your display right now. Question says, which of the following is not a redox change? यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, राइट? अब आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन को रेडॉक्स कहने के लिए कंडीशन क्या है? There has to be a change in the oxidation number of one or more atoms, right? अब अगर आप यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बेटा देखना चाहें किसका चेंज हुआ किसका नहीं हुआ, फॉर दैट पर्पस यू नीड टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स, राइट? अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर्स यहां पे असाइन करना चाहें, यू कैन प्लीज सी दैट योरसेल्फ। H2S में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मगर सल्फर का -2, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का +4, ऑन द प्रोडक्ट साइड सल्फर का 0। तो चूंकि सल्फर का चेंज हो चुका है बाकियों का देखने की तो जरूरत ही नहीं है, राइट? So whenever there is a change in the oxidation number of either one or more atoms, the reaction is always called as redox. Fine. यहां पे बेरियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2, बिकॉज बेरियम आपको पता है ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, इस पे चार्ज होता है +2, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2 और इस वाले ऑक्सीजन पे है 0। मगर यहां पे बेरियम पेरोक्साइड बन चुका है, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, बिकॉज यू नो जो बेरियम पेरोक्साइड आपके पास है कंपाउंड आपके पास क्या है? BaO2। फाइन। चूंकि बेरियम पे चार्ज होता है +2, उसकी वजह से O2 पे चार्ज होगा -2। चूंकि O2 विद द चार्ज -2 है, 2 जो है आपको पता है कि इसको पेरोक्साइड कहते हैं। सो अगर ये पेरोक्साइड है तो यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा बेटा दैट विल बी -1। सो यहां पे कुछ ऑक्सीजन था -2, कुछ ऑक्सीजन था 0, मगर यहां पे ऑक्सीजन जो है वो सारा -1 में आ चुका है। दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज ए रेडॉक्स चेंज, इट इज ए रेडॉक्स चेंज। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज बेरियम पेरोक्साइड, राइट? और इसमें बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, BaO2 अगेन, तो यहां पे ऑक्सीजन -1। H2SO4 में सल्फर होता है +6, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। बेरियम सल्फेट में सल्फर +6 फिर से है, सॉरी H2SO4 में भी सल्फर +6, यहां पर भी सल्फर +6। H2O2 में ऑक्सीजन जो है दैट कंटिन्यूज टू बी -1। अब यहां पे आप देख सकते हो बेरियम यहां पर भी +2, यहां पर भी +2, ये जो दो ऑक्सीजन्स हैं यहां पर भी -1 और यहां पर भी आपके पास -1। ये जो ये वाले 4 ऑक्सीजन्स हैं वो यहां पर भी -2 और यहां पर भी आपके पास है -2। तो यहां पे आप देख सकते हैं कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ चुका है बेटा। जब भी किसी एलिमेंट के एटम में ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता, इट इज नेवर कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। फाइन। तो ये आपके पास ऐसी एग्जांपल है बेटा विच इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर आप बाकी सब की बात करेंगे बेटा, बाकी सारी, और लास्ट वाली देखिए ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज पोटेशियम क्लोरेट जो है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। आपको पता है कि यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5, लेकिन यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, बिकॉज पोटेशियम का चार्ज होता है +1, उसकी वजह से क्लोरीन पे चार्ज आएगा -1। सो देयर इज ए चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज अगेन ए रेडॉक्स रिएक्शन। Question was asking you which of the following is not a redox change, and you have got this particular case. It is option 3. ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको आइडिया दे दिया क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है बेटा। आप बाद में घर में अगर आप स्क्रीनशॉट्स लेके रखें इन क्वेश्चंस के, आप बाद में फिर से खुद भी देख सकते हैं बेटा क्या मैंने सही किया या गलत किया है। यू कैन क्रॉस चेक इट योरसेल्फ एज वेल। दैट वाज बेसिकली माय क्वेश्चन नंबर 1। आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय क्वेश्चन नंबर 2। Question second you have, in the reaction twice sodium thiosulfate is reacting with iodine, it results in the formation of Na2S4O6 plus we have twice NaI. I2 acts as, इस रिएक्शन में I2 का रोल क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फाइन बेटा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों है या दो में से कोई नहीं है, ठीक है, वो चीज आपको पूछा गया है। अब आपको यह पता होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट ऐसी स्पीशीज होती थी जिसमें एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो इंक्रीज होता था, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी स्पीशीज होती थी जिसमें एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता था, राइट?
बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से बेटा उस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आयोडीन की बात करेंगे, आयोडीन के बारे में पूछा गया, आयोडीन का इस रिएक्शन में क्या रोल है, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, या दोनों है, या कुछ नहीं है। ठीक है, तो आयोडीन यहां पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज 0 ऑन द रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड से NaI है, NaI में सोडियम का चार्ज होता है +1 और आयोडीन का चार्ज होता है -1। आयोडीन यहां पे 0 से -1 में चला गया है, दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट चुका है फ्रॉम 0 to -1, तो जिसमें एटम का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा इट इज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो माय रिस्पॉन्स हैज टू बी ऑप्शन 2, इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद बेटा हम आगे बात करेंगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। Arshad, will you please help me with one thing? Can we make the chat live? Okay, keep the chat on. I'm keeping the chat live so that I can see your responses as well. कि आप जो है क्या खुद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, I'll also show all these questions myself as well, but I'll first give you people a chance कि आप खुद सॉल्व करें, ताकि मुझे भी बेटा आपके रेस्पॉन्सेज का पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हो। Okay, let's go to question number 3. Select the compound in which chlorine shows oxidation state of +7, right? Chlorine shows oxidation state of +7. Option A, HClO4. Option B, HClO3. Option C, HClO2. Option D, HClO. Shabash. I'm waiting for the live chat. I'm waiting for your responses. You can write in the chat box. I think none of you is in a position to find how to chat in the live YouTube session. Yeah, Dar Arshad has come up. Dar Arshad, Gupna, Shwatsa. Okay, Arshad भाई ने दिखाया, मगर इसने जवाब दिया है गलत, मतलब से क्या कोई नहीं थी। ठीक है, ओके प्लीज। Okay, Amanat Farooq is writing A. That's fine. Option A is right. HClO4. HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7. I'm waiting. Sagar Bhatt has written option A. That's absolutely right. Absolutely right. Anyways, मैं आप में से हर एक को मौका दूंगा बेटा कि आप अपना रेस्पॉन्स जो है लिख पाएं। फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इट इज द HClO4 जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ये ऑलरेडी बेटा हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट द ब्रीफ रिवीजन ऑफ दैट पार्ट। HClO4 में हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो पूछा गया था। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हाइड्रोजन जो है व्हेन इट इज बाउंड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। क्लोरीन का निकालना है, दैट वाज X। 4 ऑक्सीजन का चार्ज बनेगा -8। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0। -8 + 1 बनेगा -7। -7 इक्वालिटी के उस साइड में लेके जाइए, +7 आ जाएगा। सो HClO4 इज द कंपाउंड जहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +7 आता है। फाइन, आगे चलते हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mole of N2H4 loses 10 moles of electrons to form a new compound Y. हम इस पैटर्न के मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं क्लास में भी। Assuming that all nitrogen appears in the new compound, what is the oxidation state of nitrogen in the new compound? जो नया कंपाउंड वहां पे बनेगा, वहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होगा, वो आपको पूछा गया है। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज। अपना क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को आता है दे विल नॉट लुक एट द बोर्ड, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता, ठीक है, इन द मीन टाइम आई विल बी टेकिंग योर रिस्पॉन्सेज एज वेल, और मैं क्वेश्चन 20 बेटा सॉल्व करता चला जाऊंगा। तो मेरे पास N2H4 है, N2H4 है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड सम कंपाउंड, लेट दैट कंपाउंड बी Y। और क्वेश्चन ये कहता है कि इसका 1 मोल जो हमारे पास है, N2H4 का 1 मोल जो है,
it is basically giving away 10 moles of electrons, right? It is giving away 10 moles of electrons. अब हमें देखना है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां पहुंच चुका होगा। क्योंकि N2H4 में अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखना चाहें, इट्स लाइक दिस, राइट? मैं इस कॉर्नर पे ले रहा हूं बेटा इसको। N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। यू नो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप पुट करेंगे x, मगर 2 नाइट्रोजन का बनेगा ट्वाइस ऑफ x। 4 नाइट्रोजन इज बाउंड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, 4 हाइड्रोजन का बनेगा +4, पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0, राइट? तो यहां पे ट्वाइस x विल बी इक्वल टू -4, twice x will be equal to -4, so x will be equal to -4/2, that's -2. So on the reactant side, nitrogen has the oxidation state of -2, ठीक है? मगर चूंकि एक मॉलिक्यूल में मेरे पास बेटा 2 नाइट्रोजन्स हैं और दोनों नाइट्रोजन्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर यहां पे 1 मोल ऑफ N2H4 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है, that simply means one thing, एक मॉलिक्यूल N2H4 का 10 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, that means 2 नाइट्रोजन एटम्स 10 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, because question is saying there is no change in the oxidation number of hydrogen. So सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 नाइट्रोजन से आ रहे हैं। अब अगर बेटा आपके इन 2 नाइट्रोजन से, ये भी -2 में है, ये भी -2 में है, इन 2 नाइट्रोजन से कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। दैट मीन्स आपका ये नाइट्रोजन भी 5 इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला नाइट्रोजन भी 5 इलेक्ट्रॉन देगा। फाइन बेटा, दोनों नाइट्रोजन 5-5 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। अब अगर ये नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो -2 से 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद नाइट्रोजन जो होगा वो ऑब्वियसली +3 तक पहुंचेगा। एंड सेम इज द केस हियर एज वेल, यहां पर भी नाइट्रोजन आपका +3 में पहुंचेगा। यानी कि जो कंपाउंड Y है उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 में होना चाहिए, राइट? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सईद ने कहा है +5, नो दैट्स रॉन्ग, +5 दैट्स रॉन्ग। यू कैन योरसेल्फ सी, बहुत आसान सा है। ओके क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, दैट्स +3, एब्सोल्युटली राइट। मैंने आपके पास बेटा सोल्यूशन भी रख दिया हुआ है। दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 4 एंड इन द मीन टाइम आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर चैट्स एज वेल एंड इट वाज +3. It was Amanat Farooq is writing C. You are right beta, Amanat Farooq, you are absolutely right. It is option C, that is the oxidation state of +3. Anyways, let's just move to the next question now. Oxidation state of phosphorus varies from, यानी कि आपको रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा फॉस्फोरस का पूछा गया है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस इज अ p ब्लॉक एलिमेंट, राइट? इनमें जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता था दैट वाज इक्वल टू, अगर मैं इनमें लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, दैट वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, राइट? दैट वाज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये रूल हम बता चुके हैं। और इनमें जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है p ब्लॉक एलिमेंट्स में, दैट वाज इक्वल टू NS प्लस वी हैव NP इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। जिस बच्चे को क्वेश्चन क्लिक हुआ वो चैट बॉक्स में जवाब बता सकता है। आई विल बी वॉचिंग एंड आई विल बी जस्ट गोइंग थ्रू योर चैट्स, राइट? यू कैन एक्चुअली सेंड योर आंसर्स, बट एट द सेम टाइम आई विल बी ऑल्सो सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड फॉर द अदर स्टूडेंट्स एज वेल। सो p ब्लॉक एलिमेंट्स में रेंज में लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, एंड हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस s एंड द वैलेंस p सबशेल। फाइन। अब जहां तक फॉस्फोरस की बात है, आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है दैट्स 15। इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, दैट इज 1s2, 2s2, देन वी हैव 2p6, देन वी हैव 3s2, देन वी हैव गॉट 3p3। आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, एग्जैक्टली आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अब यहां से आपकी वैलेंस शेल शुरू हो जाती है, बिकॉज मैंने आपसे कहा है ये n रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल, और एक एलिमेंट में जो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली शेल होती है उसी को वैलेंस शेल कहा जाता है, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट इज 3, तो यहां पे n वैल्यू जो है दैट्स इक्वल टू 3।
सो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वैलेंस s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस वैलेंस p सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इस एलिमेंट फास्फोरस का होगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस s सब शेल दैट्स 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस p सब शेल दैट्स 3, 2 + 3 मींस 5, राइट बेटा। सो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका होगा दैट विल बी इक्वल टू +5, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और आप बेटा ये देखना चाहते हैं कि इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, जाहिर सी बात है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। क्योंकि फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, दैट मींस वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा दैट विल बी -3, फाइन। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज आ सकता है दैट्स -3। क्योंकि मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज को लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है एंड दैट लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3। सो दैट वाज समथिंग अबाउट बेटा कि फास्फोरस में रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -3 इज द lowest and +5 जो है that is the highest. So your option C should be your answer. I'll be just going through your chats as well. Option C, 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 C. That's right. -5 to +3. So Arif, Ashik, Asif Khan, Momin, Rashid, Naeem, everybody has given the right answer. The range of oxidation state here in case of phosphorus that should be -3 to +5. Okay boys, let's just move on to the next one. In which of the following changes there is the transfer of 5 electrons? आपको ये पूछा गया इनमें से कौन सी चेंज में 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब आप 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देखने के लिए क्या करना है, आपके पास ये है Cr2O7 2-, राइट। दिस इज अगेन Cr2O7 CrO4, sorry, I'll just rub it off. ओके, ऑप्शंस आपके पास यूं है बेटा। पहला भी है MnO4-, राइट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल और यू कैन राइट द क्वेश्चंस योरसेल्फ। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस देयर इज ट्रांसफरेंस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इनमें से कौन से केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मैं आपसे बेटा देखना चाहूंगा व्हाट इज योर रिस्पॉन्स अबाउट दिस एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स। इन द मीन टाइम मैं उन बच्चों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करूं जिन बच्चों को बेटा इसमें जरूरत महसूस होगी। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास था MnO4- गेटिंग कन्वर्टेड टू मैंगनीज 2+। लेट अस सी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। जब आप MnO4- की बात करेंगे यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकल आएगा +7, लेकिन ऑन द प्रोडक्ट साइड मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यानी कि +7 से +2 में 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो चुके हैं। 5 इलेक्ट्रॉन गेन होना या 5 इलेक्ट्रॉन लूज होना उसी को तो कहते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में पहले ही ऑप्शन में ही 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है जब MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। जहां तक बेटा क्रोमेट आयन CrO4 2- की बात है, जब वो क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। MnO4- का MnO2 में यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। डाइक्रोमेट का क्रोमियम 3+ में यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। ऑप्शन ए इज द वन जहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। सो योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 शुड बी ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन ए। एवरीबडी हैज गिवन द परफेक्टली राइट आंसर। Perfectly right answer. We'll be moving to the next question. That's question number 7. This question मैंने इसको बेटा बहुत deliberately choose किया हुआ है because मैंने क्लास में ये क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस नहीं किया है, बट आई न्यू कि मुझे इस क्वेश्चन को असाइनमेंट के थ्रू आपके साथ डिस्कस करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपसे अगर किसी से हो सकता है सॉल्व तो करेगा, बट आई फील दैट यू नीड अ बिट ऑफ हेल्प इन दिस पर्टिकुलर केस। क्वेश्चन कहता है a compound contains the atoms of A, B and C, right? यानी कि 3 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कौन कौन? एलिमेंट A, एलिमेंट B, एलिमेंट C आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। The oxidation number of A is +2, of B is +5 and that of C is -2, right? क्वेश्चन कहता है कि A का ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में +2 है, B का ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में +5 है
और सी का ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में -2 है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप बताइए इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए इनमें से कौन सी फॉर्मूला पॉसिबल है, राइट? जब भी ऑक्सीडेशन नंबर्स की बेसिस पे आपको फॉर्मूला पूछी जाए, याद रखना बेटा, फॉर्मूला को निकालने के लिए चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है? सो चूंकि आपको सारे फॉर्मूले जो है न्यूट्रल दिए गए हैं, यहां पे आपके पास किसी कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो आपको बस इतना देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन, यानी कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऐसा है जो उस कंपाउंड की चार्ज को जस्टिफाई करेगा। क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज है 0, तो आपको देखना है बेटा इन सारे एटम्स का चार्ज जमा करके कहां पे कौन से वाले केस में चार्ज जो है वो 0 आ जाएगा। अगर ऑप्शन ए की बात करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए की बात करेंगे, ऑप्शन ए को जब हम सॉल्व करेंगे, चलो दिस ऑप्शन फर्स्ट, इसमें ए का चार्ज कितना है, दैट्स +2। बी जो है एक ही एटम है और बी का चार्ज कितना है, दैट इज +5, राइट? और सी यहां पे 2 एटम्स हैं और 2 सी एटम्स का चार्ज कितना बनेगा, दैट्स -4, राइट? सो नेट चार्ज देखिए +5 +2 हो गया +7, +7 में से -4 जाएगा, वहां पे आपके पास बचा +3। मगर कंपाउंड तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, कंपाउंड के ऊपर तो नेट चार्ज है 0, सो नेट चार्ज होना चाहिए था बेटा 0, लेकिन जब आपने इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को जमा कर दिया, आपका नेट चार्ज 0 नहीं आया, आपका नेट चार्ज बेटा +3 आ गया। दैट मींस ये वाली फॉर्मूला जो है बेटा इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए सही पॉसिबल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, राइट? इसमें आपके पास B2 जो है, ठीक है, B के 2 एटम्स हैं, क्योंकि B का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं, B का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, सो 2 का चार्ज बनेगा बेटा +10, राइट? उसके बाद प्लस A जो है वो 2 एटम्स हैं, इस ना AC3 A के 2 एटम्स हैं, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, सो 2 का बेटा बनेगा +4, राइट? उसके बाद C जो है उसके 6 एटम्स हैं, बिकॉज द फॉर्मूला इज B2AC3 देन वी हैव ट्वाइस, और C जो हमारे पास है वो 6 एटम्स है, बिकॉज इस एक पार्ट में 3 एटम्स है C के, लेकिन ये पार्ट तो 2 बार है, तो C के हमारे पास 6 एटम्स आएंगे। क्योंकि एक C जो है इसका चार्ज कितना दिया है -2, तो 6 का कितना बनेगा, दैट इज -12। जरा नेट देखें बेटा कितना आता है, 10 + 4 इज 14, 14 - 12 कम्स आउट टू बी +2। सो इस कंपाउंड पे अगर नेट चार्ज इसने ऐसे दिया होता +2, तब जाके जो फॉर्मूला आपके पास था बेटा वो तो बिल्कुल सही था, मगर इसने नेट चार्ज कुछ नहीं दिया हुआ है, हमारा नेट चार्ज इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आता है +2, दैट मींस बेटा इट कैन नॉट बी द करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? करेक्ट फॉर्मूला, आई विल टेक द नेक्स्ट वन हियर, फॉर्मूला नंबर 3, ओके? फॉर्मूला नंबर 3, इट इज A3BC4 होल ट्वाइस, ठीक है बेटा? मेरा इस पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। A3, A का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, सो 3A का बनेगा बेटा +6, देन वी हैव प्लस, हमारे पास B है 2 बार, है ना? B हमारे पास है 2, मैं ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लिखूं, A3, ये B आपके पास है 2 बार, राइट? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं B2, और C4 आपके पास है 2 बार, मैं इसको लिख सकता हूं C8, ठीक है? ये वाली फॉर्मूला को इसमें भी जरा आप चार्जेस इवैल्यूएट करिए, 3A एटम्स पे चार्ज आएगा +6, राइट? उसके बाद प्लस 2B एटम्स मेरे पास है, क्योंकि B का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, सो 2 का बेटा बनेगा +10, देन वी हैव प्लस, मेरे पास 8C एटम्स है, एक C का चार्ज है -2, तो 8 का बनेगा -16, राइट? ओवरऑल आपका चार्ज जो है यहां पे इवैल्यूएट करेंगे आप, 10 + 6 हो गया +16 +16 -16 हो गया 0, तो इस केस में आपका नेट चार्ज जो है दैट कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि कंपाउंड में नेट चार्ज 0 दिया गया था, कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया गया था, तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी 0 आना चाहिए था, दैट एग्जैक्टली इज द केस। सो आपका सही फॉर्मूला जो है दैट हैज टू बी ऑप्शन सी। सो इस तरीके से बेटा आप यहां पे अपने फॉर्मूला की कंपाउंड बता सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर्स। अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको बुक से कहीं और से मिला, आप आराम से अब इस पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा। योर आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी। आई विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज, इनमें से कौन सा ऑक्साइड ऐसा है बेटा विच कैन नॉट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशीज होती है विच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? विच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स। और कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है विच इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट?
तो जब भी किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगा, यानी कि हाईएस्ट से नीचे किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, बिकॉज सेंट्रल एटम सल्फर है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम कार्बन, सेंट्रल एटम क्लोरीन यहां पे, राइट। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, मगर आप रेंज सल्फर का जानते हैं, सल्फर का रेंज होता है -2 टू +6। क्योंकि अगर सल्फर यहां पे +6 में होता तो सल्फर है क्या एम्पथ इलेक्ट्रॉन लूज करे थन क्या, सो दैट मीन्स सल्फर SO2 जो है इट कुड नॉट हैव बिहेव्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट हेयर यू कैन सी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा दैट्स नॉट +6, वो उससे कम है क्योंकि +4 है। क्योंकि सल्फर यहां पे +4 में है, ये +5 में भी जा सकता है, +6 में भी जा सकता है, यानी कि ये अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, और जो लूज करेगा दैट कैन बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो इट कैन बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स नॉट लाइक इट कैन नॉट। NO2 की बात करेंगे, NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से देखिए +4 आ जाएगा। नाइट्रोजन का रेंज आपको पता है, नाइट्रोजन का रेंज फास्फोरस के जैसा होता है -3 टू +5, बिकॉज नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15 ऑफ फास्फोरस एज वेल, राइट। सो जब नाइट्रोजन की आप बात करेंगे रेंज है -3 टू +5, यहां पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट्स +4। क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन अभी भी +5 में जा सकता है, यानी कि ये अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सो इट कैन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड में फिर से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, वह +4 आ जाएगा। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गया, कार्बन का रेंज जो था दैट वाज -4 टू +4, राइट। कार्बन का रेंज -4 टू +4, बिकॉज कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि 4 गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है तो लोएस्ट बनेगा -4, और वैलेंस शेल में 4 ही होने का मतलब यह है कि मैक्सिमम 4 लूज कर सकता है, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी अ +4। तो यहां पे चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 में पहले ही मौजूद है बेटा, और +4 कार्बन का हाईएस्ट है, सो ये +4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। दिस हैज टू बी योर आंसर। ClO2 में भी क्लोरीन +4 में है, मगर क्लोरीन का हाईएस्ट पॉसिबल आपको पता है दैट्स +7, सो क्लोरीन यहां पे +4 में है, चूंकि ये +7 में जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सो इट कैन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। सो योर रिस्पॉन्स शुड हैव बीन ऑप्शन C। आई वुड लव टू सी द चैट बॉक्स, and the chat box says C. Kuratul N, option 3rd, right? That's C. That's C. Thank you so much. Your answers are brilliant. You are doing wonderful job, and we are going to have the next one. इस particular case में मैं आपके सामने बेटा मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। फाइन, आप क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे सही जवाब बता दीजिएगा इस पर्टिकुलर केस में सही जवाब आपके पास क्या है। क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इन सारे कंपाउंड्स में आपने बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, यानी कि पहले वो कंपाउंड लिखना है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम, और लास्ट पे वो कंपाउंड आना चाहिए जहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, ये आपके लिए होम टास्क है, प्लीज इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें। और मैं आपको इतना बताऊं बिकॉज इसमें 4 ऑप्शंस डिफरेंट हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स मौजूद है, इस वजह से इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। मगर मैं आपको इतना बताऊं, एक चीज आपको याद दिलाऊं प्लीज, वो ये, मैंने आपको हर बार जब भी मैंने आपको होम टास्क दिया मैंने आपसे कहा कि मेरी व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, राइट। लेकिन जब मेरे व्हाट्सएप पे 200-250 रेस्पॉन्सेज आते थे, मेरे लिए फिर उन रेस्पॉन्सेज को बेटा क्रॉस चेक करना बहुत मुश्किल बनता था। इसलिए कई बार मैंने कुछ बच्चों को जवाब दिया कि आपने सही किया है, सही किया है, सही किया है, मगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मेरे लिए हर एक बच्चे को जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, क्योंकि जब 250 रेस्पॉन्सेज आते हैं, 250 बच्चे अपना फोटो सेंड करते हैं, मेरे फोन मेमोरी की दजियां उड़ गई हैं, ठीक है। क्योंकि हर बार उसमें हर रोज जो है करीबन 3-3, 4-4 पेजेस 250 स्टूडेंट्स के आते हैं, वो देखो 600 पेजेस एक दिन में, 600 फोटोज एक दिन में, तो वो मेमोरी को कहां पहुंचाते हैं, मुझे फिर हर रोज जो है कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने हिसाब से कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट। मैं हाँ कल वाली क्लास में मैं इसका जवाब बता दूंगा कि इसका सही जवाब जो है वो क्या होना चाहिए था। एंड इतना भी आपके दिमाग में डाल के रखूं, इसमें शायद 2 ऑप्शंस भी ऐसी हैं जिनमें सही ऑर्डर दे दिया गया है, इसलिए उस बात का भी ख्याल रखना, ठीक है। सो दिस कैन बी द क्वेश्चन ऑफ द टाइप वेयर मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट, एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक एट दिस वन।
We have got the next one. For the redox reaction, MnO4 minus plus C2O4 2 minus plus H positive gives manganese 2 positive plus CO2 plus H2O. The correct coefficients of the reactants for the balanced chemical equation are, right? आपको बेटा इनके coefficients पूछे गए हैं, right? यानी कि balanced chemical equation में जब आप इस equation को balance करोगे तो MnO4 minus का coefficient क्या होगा, C2O4 2 minus oxalate का coefficient क्या होगा, H positive का coefficient क्या होगा, आपको बेटा वो पूछा गया है, ठीक है? Again the question is on balancing. अब balancing में आपके पास दो तरीके हैं question को solve करने के. One is your oxidation number method, other is your half reaction method, right? But I find हमने चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ज्यादा एग्जांपल्स की, you'll be more comfortable with that, and let's talk about and let's try to solve the question using the ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट? इन द मीन टाइम जिन बच्चों को सवाल खुद ब खुद सॉल्व करना आएगा वो खुद ब खुद बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये आपके कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं इन ऑप्शंस में से, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, इनमें से सही कौन सा होना चाहिए वो आपको बेटा दिया हुआ है. इन द मीन टाइम आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर यू. सो द रिएक्शन गोज लाइक दिस. It is MnO4 minus, right? Plus we have C2O4 2 minus, plus we have got H positive, right? It is giving me on the product side we have got manganese 2 positive, plus we have CO2, plus we have got H2O. MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं दैट इज +7, ऑक्सीजन का होता है -2. ऑक्सलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 और यहां पे मैंगनीज 2 पॉजिटिव में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4, राइट? सो यहां पे MnO4 माइनस में मैंगनीज +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है. दैट मींस इसकी हो चुकी है 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और ऑक्सिलेट के दोनों कार्बन +3 से +4 में कन्वर्ट हुए हैं तो दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. सो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन. फाइन. सो दैट मीन्स बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट शुड बी ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस वी हैव 5 टाइम्स C2O4 2 माइनस. फिलहाल हमने बेटा दो चीजों के कोएफिशिएंट्स देख लिए. एक तो आपने बेटा देखा MnO4 माइनस का और ऑक्सिलेट का, है ना? तो आपके पास ऑप्शन ए देखिए, इसमें आपके पास ऑप्शन ए ही वैसा है जिसमें MnO4 माइनस का कोएफिशिएंट दिया है 2, ऑक्सिलेट का कोएफिशिएंट दिया है 5. दैट ऑटोमेटिकली मींस H पॉजिटिव का कोएफिशिएंट जो है वो 16 होना चाहिए, राइट? अगर आप रिएक्शन को फिर बाद में पूरी तरह से कम बैलेंस करें यू विल फाइंड दैट H पॉजिटिव का कोएफिशिएंट यहां पे 16 आ जाएगा, ठीक है ना? अदरवाइज जहां तक एंट्रेंस की बात है, एंट्रेंस में यही क्वेश्चन पैटर्न आपका आता है बेटा और यहां पे आपको MnO4 माइनस, C2O4 माइनस और H पॉजिटिव का कोएफिशिएंट देखा गया. क्योंकि आपने जब इन दोनों का निकाला सो तीसरे का निकालने से पहले, ठीक है, फिर आप इसमें लंबा खींचोगे, आप जाके उन एटम्स को बैलेंस करोगे जिनका चेंज हुआ, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, फिर जाके हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट बता सकते हो. दैट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम. आपके पास ऑप्शन सामने है, आपने देखा मेरा MnO4 माइनस का 2 आ गया, C2O4 2 माइनस का 5 आ गया. सो मेरे पास वाहिद एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 एंड 5 है. तो दैट मींस माय रिस्पांस, माय आंसर शुड बी ऑप्शन ए, राइट बेटा? बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. बाकी मैं आपको बता रहा हूं क्रॉस चेक करने के लिए, अगर आपको वाकई देखना है क्या H पॉजिटिव का कोएफिशिएंट 16 आएगा, यू विल फाइंड दैट एब्सोल्युटली ट्रू. सो दैट वाज अबाउट द बैलेंसिंग पार्ट. अगेन इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन IO3 negative plus we have A times I minus plus we have B times H positive giving C times H2O plus we have D times I2. आपको बेटा A, B, C, D के बारे में पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर केस में A, B, C, D क्या है, राइट? उनके कोएफिशिएंट्स आपको पूछे गए हैं. इट इज 5, 6, 3 एंड 3. A, B, C, D इनके कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज आपको बेटा बताए गए, पूछे गए हैं. तो आपको कंप्लीट इस बारी, चूंकि आपको I का भी पूछा गया, H का भी पूछा गया, वाटर का भी, उसका भी, राइट? इस बारी बेटा कोशिश करेंगे कि हम पहले जितना मिनिमम हो सके सॉल्व करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए. अगर मिनिमम से नहीं हो पाया देन वी माइट हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स नाउ, ठीक है? तो माय इक्वेशन इज लाइक दिस. IO3 नेगेटिव प्लस वी हैव A टाइम्स I नेगेटिव के बजाय मैं सीधे लिखूंगा बेटा I नेगेटिव बिकॉज हम बैलेंस करने जा रहे हैं, प्लस वी हैव H पॉजिटिव, राइट? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस वी हैव गॉट I2, ठीक है? अब यहां पे IO3 नेगेटिव में देखिए आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहां पे -1, H पॉजिटिव का तो 0 ही होता है, +1 होता है, हाइड्रोजन का यहां पर +1, ऑक्सीजन का -2, आयोडीन का यहां पे 0 है, राइट?
तो आयोडीन यहां पे +5 से 0 में कन्वर्ट हो चुका है, दैट मीन्स दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, फाइन बेटा। और यहां पे आयोडीन -1 से 0 में कन्वर्ट हो चुका है, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आएगा IO3 माइनस प्लस वी हैव 5 टाइम्स I नेगेटिव, ठीक है। आप पहले वो ऑप्शन देखिए जहां पे आयोडाइड का कोऑफिशिएंट 5 है। चूंकि आयोडाइड का कोऑफिशिएंट A था, A का वैल्यू 5 होना चाहिए, तो A का वैल्यू यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, दैट मींस आपका आंसर जो है इन तीन में से कोई ना कोई होना चाहिए, इधर A और B और D। फिलहाल C जो है वो तो नहीं है, क्योंकि इसमें पहला ही कोऑफिशिएंट 3 था, जबकि पहला कोऑफिशिएंट हमारे पास जो है I नेगेटिव का था, और I नेगेटिव का कोऑफिशिएंट आता है 5, राइट। देन वी हैव प्लस H पॉजिटिव, इट गिव्स मी H2O प्लस वी हैव गॉट I2, राइट। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के बाद आप उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। आयोडीन का यहां पर भी चेंज हुआ, आयोडीन का यहां पर भी चेंज हुआ। मेरे पास 5 आयोडीन यहां पे, 1 आयोडीन यहां पे, हो गए 6। दैट मींस बेटा ये जो होना चाहिए 3 टाइम्स I2 होना चाहिए, यानी कि I2 का कोऑफिशिएंट होना चाहिए 3। क्योंकि I2 का कोऑफिशिएंट D था, तो ये कोऑफिशिएंट A था, ये कोऑफिशिएंट D था। आपने देखा A का वैल्यू 5 आता है, D का वैल्यू 3 आता है। A का वैल्यू 5, D का वैल्यू 3, A का वैल्यू 5, D का वैल्यू 3। दैट मींस ऑप्शन D जो है, फिर से आप बता सकते हैं कि ये मेरा जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे आपका A 5 तो था, मगर वो D भी 5 दे रहा था, जबकि D का वैल्यू जो है वो 3 निकल आता है। सो नाउ देयर इज अ टाई बिटवीन ऑप्शन A एंड ऑप्शन B। इन दो में से देखना बेटा फर्दर कौन सा होना चाहिए, फाइन। अब एटम्स को बैलेंस करने के बाद जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है, आप उन एटम्स को बैलेंस करते हैं बेटा विच आर बेसिकली जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, मगर वैसा तो कोई हमारे पास है नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बारी आती है। यहां पर मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, यहां पर मेरे पास बेटा एक ही है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, जिस साइड से जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उस साइड से उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने। जब आप यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड करोगे, एक तो पहले से ही मौजूद था, 2 और आ गए, तो हमारे पास कुल मिला के बेटा 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, फाइन। यानी कि आपके पास इसका कोएफिशिएंट C है, C का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास है A का वैल्यू है 5, ठीक है, C का वैल्यू है 3 और D का वैल्यू भी है 3। आपका C वैल्यू 3 निकला, D वैल्यू 3 निकला, यहां पे C का वैल्यू है 6। दैट मीन दिस हैज टू बी योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बेटा। आगे जो है बाद में फिर आप अब H पॉजिटिव का भी निकालना चाहोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे चूंकि 6 हाइड्रोजन है, यहां पे कोई नहीं है, इट शुड बी 6 टाइम्स H पॉजिटिव, तो B का वैल्यू जो है वो 6 होना चाहिए। दैट मीन्स B का वैल्यू यहां पर आपके पास है 6, सो दिस हैज टू बी योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 फॉर मी। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन इन द रिडॉक्स रिएक्शन, दिस वन, ठीक है। X टाइम्स KMnO4 प्लस Y टाइम्स NH3 gives KNO3 प्लस MnO2 प्लस KOH प्लस H2O, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपका वेट करूंगा, आई जस्ट वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेस। आपको X, Y और Z का वैल्यू पूछा गया है, बट द पॉइंट इज Z हमारे पास किसका कोएफिशिएंट है, राइट। Z हमारे पास किसका कोएफिशिएंट है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप फिलहाल क्वेश्चन उतारिए बेटा, I'll just check it out कि Z किसका कोएफिशिएंट होना चाहिए। नहीं, इसमें सिर्फ X और Y पूछा गया है। प्लीज रिमेंबर ये इसके ऑप्शंस नहीं है, इसमें ऑप्शंस किसी और क्वेश्चन के आए हैं, मैं ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास है, आपको सिर्फ X और Y पूछा गया है। X इज इक्वल टू 4 एंड Y इज इक्वल टू 6। X इज इक्वल टू 4 एंड Y इज इक्वल टू 6। ऑप्शन बी मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्लीज रिमेंबर ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है, ये किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन इसमें गए हैं, प्लीज आप ठीक कर दीजिएगा। ऑप्शन सेकंड इज X इज इक्वल टू 3 एंड Y इज इक्वल टू 8, राइट। ऑप्शन सी आपके पास है बेटा X इज इक्वल टू 8 एंड Y इज इक्वल टू 3, एंड ऑप्शन डी आपके पास है X इज इक्वल टू 8 एंड Y इज इक्वल टू 6। ये आपके पास बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। आपको बस इतना देखना है कि इसमें सही कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या क्या होंगे, X और Y का सही वैल्यू कितना होगा।
I'm waiting for your responses. I'm just following the chat box. Shabash, shabash, shabash. Make it fast, make it fast. I'm waiting for you people. Make it fast, beta. मैंगनीज यहाँ पे +7 था, यहाँ पे मैंगनीज +4 आ चुका है. दैट मीन्स दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन. यहाँ पे नाइट्रोजन -3 में है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में आ चुका है. दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन. फाइन. तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना चाहें, 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है. चूंकि K-MnO4 का कोएफिशिएंट था x, दैट कम्स आउट टू बी 8, एंड NH3 का कोएफिशिएंट था y, दैट कम्स आउट टू बी 3. सो x शुड बी इक्वल टू 8 एंड y शुड बी इक्वल टू 3. इट हैज टू बी ऑप्शन C. आई एम जस्ट फॉलोइंग योर चैट्स. ऑप्शन C. Ilyan is right, option C. Dar Rehan, option C. Saeed Mehran, option C. You are absolutely right, beta. Asif Khan, okay, पिछली क्वेश्चन का था. Azra Jan, option C. Prophet sallallahu alaihi wasallam's follower, option B. No, that's incorrect. Insha Yunus, option C is correct, right? You are doing a wonderful job. You are doing a great job. Option C. Option C is the correct answer. Fine. So that was question number 12 for you. We'll just move on to the next one. That's question number 13. This question is based on redox titrations, beta. चूंकि कल हमने सिर्फ एक क्वेश्चन उस पे सॉल्व किया हुआ है. एंड आई गॉट मेनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स. सर हमने अभी नॉर्मेलिटी वगैरह कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं पढ़ी है, आईपॉक बैच ने नहीं पढ़ी है. जो मेरा बैच था 12th का, उनको लास्ट पे आई डोंट नो कि उनने नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ा है, मोलैरिटी नहीं पढ़ा है, मगर मेरे ख्याल से एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म लास्ट पे उनका बाकी था. बट मेजॉरिटी जो भी बाकी सारे बैचेस थे उनने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा हुआ है. एनीवेज, अगर किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत आती है, मैंने कल भी आपसे कहा, आप पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को खत्म करोगे, उसके बाद ही आप ये जो है रिडॉक्स टाइट्रेशंस वाला लेक्चर इसको वॉच करोगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करेंगे आप. क्वेश्चन इज सेइंग 20 ml ऑफ 0.1 मोलर टिन 2 पॉजिटिव. मैंने कल आपसे क्या कहा, जब भी रिडॉक्स टाइट्रेशंस की बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, हमेशा पहले अपनी जो है रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी चाहिए. नॉट नेसेसरली आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, रिडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए. तो यहां पे आपका SN2 पॉजिटिव जो है रिएक्ट कर रहा है. 20 ml of 0.1 molar tin2 positive are required to titrate 0.25 molar Fe3 positive. ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? Fe3 पॉजिटिव के साथ. ठीक है. Up to equivalence point, volume of solution of 0.25 मोलर Fe3 पॉजिटिव, इसमें कितना लगेगा? यानी कि आपको इसकी मोलैरिटी दी है, इसका वॉल्यूम पूछा गया है. फाइन. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, रिडॉक्स टाइट्रेशंस पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए रिएक्शन क्या है. क्योंकि टिन जो है ये ग्रुप 14 को बिलोंग करता है, और ग्रुप 14 के एलिमेंट जो नीचे वाले हैं वो सिर्फ दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैक्सिमम दिखा सकते हैं. वन इज +2, अदर इज +4. तो यहां पे टिन +2 में है और आयरन ऑलरेडी +3 में है. बेटा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको यहां पे बताऊं, ये आपको याद रखना है. जब तक आप क्लास 12th में इन सारी चीजों को क्लियरली समझ पाओगे, ये क्लास 11 के सिलेबस में भी आपको नहीं है. सो Fe3 पॉजिटिव जो है, it only can gain the electrons, it does not lose. It only behaves as the oxidizing agent, right? और tin2 पॉजिटिव जो है, ये अक्सर जाके इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बिहेव करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट. और tin2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके हमेशा tin4 पॉजिटिव बनाता है, और Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Fe2 पॉजिटिव बना लेता है. ठीक है. तो ये आपकी रिएक्शन हो गई. tin2 पॉजिटिव tin4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और Fe3 पॉजिटिव जो है बेटा वो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है. फाइन. अब चूंकि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट की बात हो रही है, तो खास बात क्या होगी बेटा? एट इक्विवेलेंस पॉइंट, राइट? एट इक्विवेलेंस पॉइंट मिली इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि tin2 पॉजिटिव रिएक्टेड, फाइन, मिली इक्विवेलेंस ऑफ tin2 पॉजिटिव रिएक्टेड शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस Fe3 पॉजिटिव रिएक्टेड. फाइन. So that is the first important part,
कि जब भी आप इक्वेलेंस पॉइंट की बात करते हैं इन ए रेडॉक्स टाइट्रेशन, मिली इक्वेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेड आर इक्वल टू मिली इक्वेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन। अब चूंकि फिर से यहां पे मोलैरिटी वगैरह इन्वॉल्व है, इसकी भी मोलैरिटी इन्वॉल्व है, तो इस बारी हम मिली इक्वेलेंट्स किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे बेटा? विल बी राइटिंग द मिली इक्वेलेंट्स ओनली इन द यूनिट्स ऑफ, शाबाश, only in the context of molarity. In terms of molarity, tell me, आपके पास जो equation हुआ करती थी, that was NF1 into we have M1 into we have V1, that should be equal to NF2 into we have M2 into we have V2, right? ये हमारे पास बेटा इक्वेलेंस पॉइंट पे मिली इक्वेलेंट्स होते हैं ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स टिन 2 पॉजिटिव। ये मिली इक्वेलेंट्स है बेटा ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज योर Fe3 पॉजिटिव। अब देखिए ना, आपको यहां पे वैलेंस फैक्टर देखना है, टिन का क्या है, उसकी मोलैरिटी क्या है, उसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर गया। आयरन का वैलेंस फैक्टर क्या है, उसकी मोलैरिटी क्या है, उसका वॉल्यूम आपको पूछा गया है। तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल है, दैट्स V2, जो कि आपको निकालना है। तो V2 निकालने के लिए बेटा विल गो बैक टू आवर प्रीवियस स्लाइड। V2 निकालने के लिए, हाँ, एक मिनट, डबल क्लिक हो गया। तो V2 निकालने के लिए आपको सबसे पहले, चूंकि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ SN2 पॉजिटिव के लिए इसका वैलेंस फैक्टर पता होना चाहिए। चूंकि टिन 2 पॉजिटिव यहां पे टिन 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका एक पार्टिकल जो है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो वैलेंस फैक्टर आपके पास टिन का होगा, इसका जो वैलेंस फैक्टर होगा बेटा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू एब्सोल्युटली +2, राइट? सो टिन 2 पॉजिटिव का जो वैलेंस फैक्टर होगा, जिसको आप NF1 कहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2। लाइकवाइज Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसका एक पार्टिकल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका वैलेंस फैक्टर जो होगा बेटा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 1। फाइन। तो आपको वैलेंस फैक्टर दोनों का पता चला, टिन का भी, आयरन का भी, रिड्यूसिंग एजेंट का भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी। उसके बाद इनकी मोलैरिटीज भी आपको दी हैं। टिन की मोलैरिटी दी है 0.1, उसका वॉल्यूम दिया है 20, उसकी मोलैरिटी दी है 0.25 और उसका वॉल्यूम पूछा गया है। अब जाके बेटा अपना क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास NF1, चूंकि पहली टर्म हमने ली थी फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट विच वाज टिन 2 पॉजिटिव, उसका वैलेंस फैक्टर था 2, इंटू उसकी मोलैरिटी थी 0.1, इंटू उसका वॉल्यूम दिया था 20 ml रिएक्ट कर रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू वैलेंस फैक्टर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयरन, क्योंकि उसका वैलेंस फैक्टर था 1, इंटू उसकी मोलैरिटी थी 0.25 आई सपोज, इंटू उसका वॉल्यूम जो है V2, वो आपको पूछा गया है। ठीक है, फिर से हम क्रॉस चेक करेंगे बेटा अपना उसमें क्या था, हाँ क्रॉस चेक करेंगे। तो आपको इसके 20 ml थे, इसका 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन था, उसकी 0.25 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी, और आपको बेटा उसका वॉल्यूम पूछा गया है। सो वी हैव डन इट एग्जैक्टली राइट। अपने बोर्ड पे वापस आएंगे बेटा, इसका वैलेंस फैक्टर 2, मोलैरिटी 0.1, इसका वॉल्यूम था 20, उसका वैलेंस फैक्टर 1, उसकी मोलैरिटी 0.25, उसका वॉल्यूम आपको पूछा गया। यहां पे आपने बेटा V2 निकालना है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो V2 निकालने के लिए 2 इंटू 0.1, या फॉर 20 इंटू 2 हो गया 40 इंटू 0.1 आपके पास आ जाएगा 4, राइट? डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास है डिवाइड बाय 0.25, ठीक है ना बेटा? 0.25 को जब आप 4 को जब आप इससे डिवाइड करोगे, 0.25 का मतलब होता है 25/100, राइट? तो ये 100 ऊपर आ जाएगा। आई कैन पुट इट दिस वे, दिस इज 4/25 इंटू वी हैव 100, 25 1 आर, 25 4 आर, 4 4 आर 16। दैट मीन्स आपका आंसर जो होना चाहिए बेटा, दैट हैज टू बी 16 ml, जो कि यहां पे Fe2 पॉजिटिव का रिएक्ट करेगा। फाइन, जरा देखते हैं कि हमारे पास इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे। 16 ml आपके पास था बेटा ऑप्शन फर्स्ट, राइट? सो ऑप्शन ए आपके पास जो है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले पे दे रहा हूं, आप प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है? हाँ, इसका प्लीज ये ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। This is MnO4 minus. इस क्वेश्चन में आप वैलेंस फैक्टर निकालेंगे, और वैलेंस फैक्टर निकालने से आपको पता चलेगा कि मेरा MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज MnO4 2 माइनस, ठीक है? ये 4 यहां पे आप कंसिडर ना करें, MnO4 2 माइनस है, MnO2 है, Mn2 पॉजिटिव है, और MnO4 2 माइनस है, Mn2O7 है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। आगे लास्ट वाला सवाल है, इफ मोलर मास ऑफ आर्सेनिक क्लोराइड AsCl3 इज 2 to 8.5, इसका मोलर मास बताया गया 2 to 8.5,
इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू AsCl5। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट मास पूछा गया, आपको पता है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट मास बनेगा इसका मोलर मास डिवाइड बाई इसका वैलेंस फैक्टर। चूंकि आर्सेनिक यहाँ पे +3 से +5 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका वैलेंस फैक्टर बनेगा 2, इसका इक्विवेलेंट मास बनेगा गिवन मॉलिक्यूलर मास जो भी है डिवाइड बाई 2, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करिएगा। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। रेस्ट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह with the new chapter. We are going to start with the next chapter, that's chemical equilibrium. In the meantime, we will be providing you one assignment on redox reactions, but that will be inshallah in the next 2 days. और उसके बाद जो है वो assignment आप solve करेंगे साथ साथ, and we'll be switching to equilibrium now. Fine. तो बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे for the next class. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.